मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी आईटी सॉल्यूशंस में सालाना अप्रेज़ल चल रहे थे। जाहिर सी बात है, रेटिंग, प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों और बॉस के बीच तीखी बहसें जारी थी। एक बहस कंपनी के चौथे फ्लोर पर सीनियर मैनेजर पारमिता चटर्जी के केबिन में भी चल रही थी। उनकी टीम के जूनियर इंजीनियर शलभ के साथ। लगभग आधे घंटे के बाद शलभ केबिन से बाहर आया और थोड़ी देर बाद बेहोश होकर फ्लोर पर गिर पड़ा। पूरे फ्लोर पर अफरा तफरी मच गई। पारमिता भागकर अपने केबिन से बाहर आई और शलभ को उठाने की कोशिश करने लगी। उसे देख फ्लोर पर खुसर फुसर होने लगी। सब उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे इसकी जिम्मेदार वही हो। आखिरकार उससे हुई मीटिंग के बाद ही शलभ की ऐसी हालत हुई थी। एम्बुलेंस बुलाकर शलभ को अस्पताल ले जाया गया। शाम को ऑफिस में खबर आई कि वह कोमा में चला गया है। 30 साल का आकर्षक, हंसमुख, मेहनती इंसान जो बेहद हेल्थ कॉन्शियस था और ज़िंदगी को खुलकर जीने में यकीन रखता था, उसके साथ ऐसा होगा कोई सोच भी नहीं सकता था। पिछले 15 दिनों में पुणे के इस आईटी हब में यह चौथी ऐसी दुर्घटना थी जिसने सबको हिला दिया था। बहुत जल्द यह खबर आईटी प्रोफेशनल्स के बीच सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी थी। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ाकर उनका खून चूस रही है, और जब प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी की बात आती है तो 10 बहाने बनाकर उनका हक मार लेती है। इसीलिए कभी किसी इंजीनियर की आत्महत्या की खबर आती है तो कभी बेहद कम उम्र में हार्ट अटैक की। आजकल आईटी प्रोफेशनल्स के स्ट्रेस के कारण प्रोफेशनल में जाने के केस भी सुर्खियां बन रहे थे, और आज शलभ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ प्रतीक हो रहा था। ऑफिस में माहौल गर्म था। शलभ की बॉस पारमिता और उसके बॉस अजिंक्य पाटिल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। यह सब ऑफिस प्रीमाइसिस में हुआ था, इसलिए कंपनी का टॉप मैनेजमेंट उन पर सवाल खड़ा कर सकता था। 35 साल की बेहद स्मार्ट, कॉन्फिडेंस, गोल्ड एड ब्यूटीफुल आईटी मैनेजर पारमिता, जिसे कभी कोई समस्या हिला नहीं पाई थी, आज उसकी परेशानी पर भी शिकन थे। आंखें बौखलाई थी। अजिंक्य से जिसके मिलने आया तो वह थोड़ा संभली। क्या हुआ था मीटिंग में? जो अजिंक्य सीधे पॉइंट पर आया। कुछ भी नहीं सर, सिंपल अप्रेजल डिस्कशन था, नथिंग सीरियस। पारमिता के स्वर में घबराहट थी। देखो, क्या था, क्यों था, वो मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि कंपनी पर या मुझ पर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उसे लेनी होगी। मेरी जिम्मेदारी कैसी हुई सर? मैं वही रीडिंग देती हूँ जो आप कहते हो, वैसा ही अप्रेजल करती हूँ जैसा आप करवाते हो। तो इनडायरेक्टली जिम्मेदार आप हुए ना? पारमिता ने विरोध किया। सुनकर अजिंक्य फट पड़ा। इतनी भोली मत बनो। तुम्हारे और शलभ के बीच में क्या चल रहा था मुझे सब पता है। कल रात में भी वहाँ था जब तुम दोनों। अजिंक्य बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। उधर पारमिता पसीने पसीने हो उठी। पारमिता एक ऐसे इम्तिहान से घिरा महसूस कर रही थी जिसकी उसे न तैयारी
करने का मौका मिला था, न ही उससे भागने का। एक तरफ सलब की चिंता और दूसरी ओर अंजिक के तेवर, ऊपर से लोगों की उसकी ओर उड़ती उंगलियां। वह सलब के साथ कैसे कुछ बुरा कर सकती थी? वह तो प्यार करने लगी थी उससे। कल रात दोनों एक रेस्टोरेंट में साथ थे। अंजिक ने उन्हें वही देखा था। उनके रिश्ते की शुरुआत साल भर पहले वन नाइट स्टैंड में हुई थी, जब दोनों 2 सप्ताह के लिए लंदन गए थे। वहाँ एक क्लाइंट प्रोजेक्शन का जो बेहद सफल रहा था, उसी को सेलिब्रेट करने दोनों पब गए थे। और जब लौटे तो नशे की खुमारी में पूरी रात एक दूसरे की बाहों में गुजार दी। उस रात जो कुछ हुआ था वह मन और भावनाओं से परे सिर्फ शारीरिक था। शायद यह लंदन की उन्मुक्त हवा का असर था या उनकी ज़रूरत। अगली सुबह दोनों ने इस गलती को बिना झिझक और गलानी के स्वीकार किया। दोनों में एक मौन समझौता हो चला था इस हसीन गलती को जारी रखने का। दोनों अक्सर ऑफिशियल विजिट के बहाने सबसे छिपकर साथ वक्त गुजारने लगे। हालांकि दोनों ने शुरुआत में निर्णय लिया था कि उनका रिश्ता ओनली ऑफ इन होगा, उसमें इमोशनल लव जैसी चीज़ों की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन जो सोचते हैं वैसा कहाँ हो पाता है। कभी कल रात सलब ने उससे घुटनों पर आकर प्रपोज किया था कि कैसे यह फन रिलेशनशिप उनके लिए प्यार बन चुका है। वह उसे दिल की गहराइयों से चाहने लगा है और उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है। हालांकि पारोमिता भी सलब के लिए ऐसे ही जज्बात महसूस करने लगी थी, फिर भी डर गई थी। वह समाज से, परिवार से, अपनी बदनामी से। ऊपर से सलब उससे 5 साल छोटा था। पारोमिता ने 2 टूक मना कर दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकती, और अगर यह रिश्ता उसके लिए इमोशनल प्रॉब्लम बन रहा है तो बेहतर है वह इस रिश्ते को यही समाप्त कर दे। मगर सलब कहाँ मानने वाला था। वह तो किसी ज़िद्दी पागल प्रेमी की तरह बेकरार हो उठा और सबके सामने पारोमिता को बाहों में भर लिया। उसने सलब को बड़ी बेदर्दी से परे झटका तो वह जैसे बिखर गया था। आज ऑफिस में उनके बीच इसी बात को लेकर आपस गर्मा गर्मी हुई थी। सलब ने कह दिया था अब वह उसके बिना नहीं जी पाएगा, और उसी के बाद वह ऑफिस में बेहोश हो गया था। यानी सलब की गुनहगार वही है। पारोमिता अपनी ही उलझनों में कैद थी। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला। मैं आई कम इन मैम, एक नवयुवक था। मैं रितेश हूँ, सलब का दोस्त। इसी फ्लोर पर सिविक बैंक प्रोजेक्ट में हूँ। आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। सलब के बारे में यह सुनकर पारोमिता ने उसे बैठने को कहा। आई नो मैम, सलब के साथ जो हुआ और जो बाहर बातें चल रही है उससे आप बहुत परेशान हैं, पर मैं आपको यही कहने आया हूँ कि ज़रूरी नहीं ये स्टेज ऑफिशियल हो, पर्सनल भी तो हो सकता है। रितेश पारोमिता की घबराहट को भांपते हुए बोला। वह तो इसी चाहत में आया था कि इस वक्त पारोमिता की कमज़ोर नस काबू कर उसके गुड बुक्स में शामिल हो जाए और उसका प्रोजेक्ट ज्वाइन कर ले। फिर वह भी उसका वरदहस्त पाकर सलब की तरह खूब तरक्की करेगा। एक्चुअली मैम, सलब की एक लिव इन पार्टनर है आयशा,
सलब ने मिलवाया था एक बार। मुझे तो देखने में बड़ी तेज लगी थी। पता नहीं सलब उसके चक्कर में कैसे फंस गया। ज़रूर उन दोनों के बीच कोई बात थी जिसके तनाव की वजह से सलब कोलेक्स पर गया। आपका नाम तो यूं ही बेकार में उछल रहा है। रितेश बोलता जा रहा था, मगर पारोमिता जैसे बर्फ से जम गई थी। लिव इन पार्टनर रितेश का यह रहस्योत्तन पारोमिता पर बिजली बन के गिरा था। सलब लिव इन रिलेशनशिप में था और यह बात छिपाते हुए उससे सच्चे प्यार के वादे कर रहा था। फ्रॉड सेमलेस सोचकर पारोमिता गुस्से से उबलने लगी। उसने रितेश को कॉन्फ्रेंस कॉल का हवाला दे बाहर भेजा ही था कि अंजिक का फ़ोन आ गया। जिसका डर था वही हुआ। सलब का बड़ा भाई कंपनी पर हैरेसमेंट का केस करने जा रहा है। उसने आईटी ट्रेस यूनियन में शिकायत भी दर्ज करा दी। अगर कंपनी के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हुई तो कह देता हूँ, सारी जवाबदेही तुम्हारी ही होगी। उसकी इमीडिएट बॉस तुम थी। पहले से ही भरी बैठी पारोमिता अंजिक पर फट पड़ी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? और याद रखिए, अगर मेरे और सलब के बारे में आपने कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो वह सब भी बाहर आएगा जो आपने मेरे साथ करने की कोशिश की थी। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, इसलिए मुझे मत धमकाइए। पारोमिता के चढ़े सुर सुनकर अंजिक संयत हुआ। देखो, एक दूसरे को ब्लेम करने के कुछ नहीं होगा। हमें साथ मिलकर इस मुसीबत से निकलना होगा। अगर हमारे अगेंस्ट कुछ भी प्रूफ हो गया तो कंपनी हम दोनों को फायर कर देगी। एक बात और, सलब के भाई को किसी भी तरह तुम दोनों के रिलेशन का पता नहीं चलना चाहिए, वरना फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। भले ही जो था आपसी सहमति से था, लेकिन वे इससे फिजिकल यूज प्रूफ कर एडवांटेज ले सकते हैं। कहकर अंजिक ने फ़ोन रख दिया। पारोमिता सकते में थी कि कैसे एक पल उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गया था। कल तक उसके पास सब कुछ था, अच्छा करियर, सक्सेस, सलब जैसा पार्टनर। कहीं ना कहीं वह भी उसके प्यार पर यकीन करने लगी थी। कल रात ही आँखों में एक ख्वाब ने दस्तक दी थी कि अगर सच में सलब उसे प्यार करने लगा है तो वह किसी तरह दोनों की यूएस रिलेशन करा लेगी और दोनों साथ रहेंगे कपल बनकर। मगर कैसे एक ही पल में वह ख्वाब ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पर सलब के साथ ऐसा हुआ क्यों? वह तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस था, पूरी तरह फिट था, जिम जाता था, मैराथन दौड़ता था, मेंटली भी इतना कमज़ोर नहीं था कि किसी मेंटल शॉक से कोमा में चला जाए। उसने भगवान से दुआ की कि वह जल्दी से कोमा से बाहर आए ताकि सब कुछ से स्पष्ट हो जाए। आज ऑफिस में थोड़ा जल्दी निकल वह सलब को देखने हॉस्पिटल पहुंची। विजिटर काउंटर पर नर्स ने उसका पेशेंट से रिलेशन पूछा तो उसने दोस्त बताया। तभी वहां सलब को विजिट करने एक और लड़की आई जिसने अपना नाम शैली और रिलेशन वाइफ बताया। सुनकर पारोमिता को एक और झटका लगा। हे भगवान, ये भोला भाला सा दिखने वाला इंसान पूरा कैसे नोआ निकला। ऑफिस में मेरे साथ अफेयर, एक लिव इन पार्टनर आयशा और अब यह वाइफ शैली।
और भी ना जाने हैं कितनी लड़कियां होगी उसकी शिकार। पर्सनैलिटी ही तो कमाल है बंदे की, बातें बनाने में भी उस्ताद है। तभी तो मैं भी फंस गई। पारोमिता ने अपने कदम वहीं रोक लिए और शैली का दूर से एक फ़ोटो खींच लिया। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, मॉम जल्दी घर आओ, पापा आ गए हैं। पारोमिता जल्द कार में बैठे घर की ओर चल पड़ी। पूरा दिन किसी हादसे का गुजरा था। वह जैसे भूल ही बैठी थी कि घर पर उसका 5 साल का बेटा आंसू उसकी राह देख रहा होगा और उसके पापा भी आज उससे मिलने आने वाले हैं। पारोमिता और उसके पति अभिक चटर्जी अब साथ नहीं रहते थे। उनका डाइवोर्स प्रोसेस चल रहा था। पारोमिता की मम्मी उसके साथ रहती थी, जो उसका घर का और आंसू का पूरा ख्याल रखती वही तो थी पारोमिता की बैकबोन, उसका सपोर्ट सिस्टम, जिन्होंने उसे किसी भी मुश्किल में कभी अकेला नहीं छोड़ा था। अभी के बेहद गुस्से में था। पारोमिता के आते ही उसकी मम्मी दोनों के लिए चाय ले आई और आंसू को अपने साथ अंदर ले गई। उनके जाते ही अभी उसे मोबाइल पर एक फ़ोटो दिखाते हुए बरसने लगा। ये सब चल क्या है? अपना नहीं तो आंसू का तो कुछ ख्याल रखा होता। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बद चलनी के कारण उसे सोसाइटी में, स्कूल में बुकिंग का सामना करना पड़ सकता है। पारोमिता सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस फोटो को देखकर हिल गई। उसमें है सलब और वह आलिंगनबंद होकर किस कर रहे थे। कैंपस लिखा था। कहीं इस यंग आईटीएन के कोमा में जाने की वजह बॉस द्वारा किया गया ये एक्सपेंड बोनस तो नहीं। उस पर लोगों के भद्दे कमेंट की बाढ़ थी। काश ऐसा बोनस हमें भी नसीब हो। फिर कोमा तो क्या जहन्नुम भी मंजूर है। पारोमिता के आंसू छलक पड़े, क्योंकि सिर्फ वह जानती थी कि यह फ़ोटो सच्ची नहीं है। किसी ने उन्हें बदनाम करने के लिए है मार्फिंग कर बनाई है, जिसमें कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट एनिमेशन के ज़रिए किसी पिक्चर को आसानी से बदल सकता है। मगर उसने अभी को कोई सफाई नहीं देती भी क्यों? रिश्ता ही क्या बचा था उससे। वह तो खुद उसे अपने प्रमोशन के लिए बॉस को ऑफर करना चाह रहा था। इसी बात पर तो दोनों में इतनी तकरार हुई थी कि पारोमिता बेटे को लेकर अलग रहने लगी थी। बल्कि अभी तो आज भी इसी कोशिश में था कि किसी तरह पारोमिता को बदजलन प्रूफ कर सके, ताकि उससे डाइवोर्स एलिमनी न देनी पड़े। अभिक वहाँ से बड़बड़ा कर चला गया और पारोमिता अपने कमरे में जाकर दिन भर गुजरी घटनाओं को किसी फिल्म सा देखती रही। तभी कुछ याद कर उसने कंपनी नेटवर्क से रितेश का फ़ोन नंबर निकाला और उससे हॉस्पिटल में लिया गया शैली का फ़ोटो मैसेज कर दिया। क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, यही तो है आयशा, सलब की लिव इन पार्टनर। रितेश का थोड़ी देर बाद जवाब आ गया। पारोमिता जितना इस पहेली को सुलझाना चाह रही थी, वह और उलझती जा रही थी। शैली ही आयशा है या आयशा ही शैली है? वे पति पत्नी है या लिव इन पार्टनर? सोचते सोचते पारोमिता की आंख लग गई। अगली सुबह भी कल रात के सवाल जस के तस सामने खड़े थे। फ़ोन देखा तो अंजिका का मैसेज पड़ा हुआ
था। देखो यह सब क्या चल रहा है। उसने भी सलब और उसकी एक और मार्गिंग की हुई वायरल फोटो भेजी हुई थी। पारोमिता बेहद परेशान हो उठी। अब तो वह श्योर थी कि कोई जानबूझकर उससे टारगेट कर रहा है, मगर कौन हो सकता है? वह कोई ऐसा इंसान जो कंप्यूटर एक्सपर्ट हो, सलब से उसके रिश्ते का सच जानता हो और उसकी बदनामी से जिसका फ़ायदा हो। कौन हो सकता है? अंजिक, अभिक या फिर खुद सलब? एक ही दिन के भीतर इतने प्रहार झेल चुकी पारोमिता बिखरने लगी थी, जिसे माँ ने बड़े प्यार से संभाल लिया। उसने हिम्मत बटोरकर खुद को फिर खड़ा किया और सबसे पहले ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ली। फिर साइबर क्राइम जेल में उसके फ़ोटो वायरल करने वाले इंसान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद उसने हॉस्पिटल जाकर सलब को देखने का निर्णय लिया, क्योंकि वहीं से उससे अपने सारे सवालों के जवाब मिल सकते थे। रूम में पहुंचकर देखा तो सलब किसी लाश सा बेजान पड़ा हुआ था। उसकी हालत देख पारोमिता का गुस्सा कुछ पिघलने लगा, मगर उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। सलब के पास उसका बड़ा भाई विशाल बैठा था, जो डॉक्टर से सलब की हालत का जायज़ा ले रहा था। पारोमिता को अंजिक के सवाली बात याद आई तो उसने मास्क और स्कार्फ से अपना चेहरा छिपा लिया कि कहीं विशाल जान न ले कि वह सलब की बॉस है। विशाल ने उसे देखा तो उसका परिचय जानना चाहा। पारोमिता के मुंह से हकलाते हुए आईटी सॉल्यूशन निकला, जिसको विशाल गलती से आईटी यूनियन सुन बैठा और इसी बात का फ़ायदा पारोमिता ने उठा लिया। मुझे आपका ही इंतज़ार था मैडम, खुद ही देख लीजिए कंपनी वालों ने क्या हाल कर दिया मेरे भाई का और उसकी बॉस। वह तो समझो डायन है, खूब काम कराना, बात बात पर बॉस से फायर करने की धमकी देना। उसने मेरे भाई को इतना टॉर्चर किया कि वह बेचारा संभल नहीं पाया। विशाल पारोमिता को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक अंदाज में सलब की कहानी सुनाने लगा। सच कहूँ तो मैं पुलिस केस करने की सोच रहा था, मगर मैं खुद एक मामूली बिजनेसमैन हूँ। ना मेरे पास इतना समय है, ना ही पैसा कि पुलिस के चक्कर में पड़ूँ। पर मुझे आपकी यूनियन से बड़ी उम्मीद है। आप ही मेरे भाई को न्याय दिलाइए। विशाल के झूठ सुनकर पारोमिता शॉक रह गई, मगर वह अपनी पहचान नहीं उजागर कर सकती थी। बोली, क्या चाहिए आपको? कंपनी का माफ़ीनामा, बॉस का रिजिग्नेशन, इतना मैं क्या करूँगा मैडम? मुझे तो हर्जाना चाहिए। मेरे भाई की हालत बहुत ख़राब है। फिर ये बड़े बड़े मेडिकल बिल्स। मुझे आप इसके इलाज के लिए किसी तरीके से 5 करोड़ का हर्जाना दिलवा दीजिए। मगर 5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है। विशाल की डिमांड सुन पारोमिता के होश उड़ गए। मल्टीनेशनल आईटी कंपनी के लिए 5 करोड़ कुछ भी नहीं। अगर कंपनी की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है तो हर्जाने की जिम्मेदारी भी उसकी ही बनती है। पारोमिता सब चुपचाप सुनती रही। विशाल एक फ़ोन अटेंड करने रूम से बाहर चला गया। तभी सलब के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिमेश पारोमिता के पास आकर खड़ा हो गए। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए, पारोमिता ने कहा।
मैंने मिस्टर विशाल की बातें सुनी, मगर यह सही नहीं है। सलब की यह हालत किसी मेंटल स्टेज या फिजिकल इलनेस से नहीं हुई। एक्चुअली आई डाउट कि उससे मारने की कोशिश की गई है। बहुत प्लानिंग से सोचा समझा मर्डर अटेम्प्ट था। यह सुनकर पारोमिता के होश उड़ गए। मर्डर अटेम्प्ट, पारोमिता चौंक पड़ी। सलब की ब्लड रिपोर्ट में कुछ ऐसे प्रतिबंधित हेवी डंग केमिकल्स मिले हैं जिनकी ओवरडोज से इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक होता है, उसका ब्रेन प्रभावित होता है, यहाँ तक कि मर भी सकता है। सलब फिजिकली स्ट्रांग था, इसलिए झेल गया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो नहीं बचता। पारोमिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई सलब जैसे हंसमुख फ्रेंडली इंसान का मर्डर करने की सोच सकता है। उसकी मौत से किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कोई तो है जिसे फ़ायदा होगा। कौन है वह? शैली, विशाल या कोई और? अगले दिन एक नई गुत्थी के साथ पारोमिता डॉक्टर अनिमेश के सामने खड़ी थी। डॉक्टर, आपको मर्डर अटेम्प्ट वाली बात मिस्टर विशाल को बतानी चाहिए थी। वे सलब के भाई हैं। हो सकता है उन्हें उस इंसान का कुछ सुराग पता हो। मैंने कोशिश की थी, मगर उन्होंने उल्टा मुझे ही चुप रहने को कह दिया। पारोमिता जी, मुझे लगता है उनको इस बात में इंटरेस्ट ही नहीं है कि सलब के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। उनकी मंशा तो सिर्फ उनकी कंपनी से हर्जाना वसूलने में लगती है। क्या सुनकर पारोमिता सन्न रह गई। वैसे एक बात पूछूं, फिर आपने मुझे ही यह बात क्यों बताई? क्योंकि मैंने देखा जब आप सलब के रूम में आई थी तो सलब की नज़रें आपकी ओर घूमी थी। उसकी आंखों में ऐसे इमोशनल आए थे जो किसी अपने बेहद भरोसेमंद इंसान के लिए होते हैं। यह उसमें पहला साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट था, इसलिए मुझे लगा कि यह बात शेयर करने के लिए आप ही सही इंसान हैं। साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी उसके जल्द कोमा से बाहर आने की उम्मीद है। हाँ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके पास बैठें, उससे बातें करें। वैसे ये बात तो आपको सलब की वाइफ से कहनी चाहिए। शायद उसकी कंपनी में सलब ज़्यादा इम्प्रूव करे। वाइफ? डॉक्टर अनिमेश ने रहस्यमयी मुस्कान फेंकी और कुछ क्षण चुप्पी साध ली। वह यहाँ कम ही आती है और मिस्टर विशाल के सामने तो बिल्कुल नहीं आती। मुझे लगता है वह उन दोनों की शादी के बारे में नहीं जानते। ओह, सीक्रेट अफेयर की तरह सीक्रेट मैरिज। पारोमिता ने ठंडी सांस छोड़ते हुए सोचा। खैर छोड़िए, एक बात और ध्यान रखनी है आपको। सलब की हालत में सुधार हुआ है, ये बात आपके सिवाय किसी दूसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। ना भाई को, ना वाइफ को, ना ही किसी और को, वरना उसका दुश्मन सतर्क हो जाएगा और उसकी जान फिर खतरे में आ जाएगी। पारोमिता को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर सलब के भाई और बीबी से ज़्यादा उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है। फिर भी उसने डॉक्टर से इस बारे में चुप रहने का वादा कर लिया। ठीक है डॉक्टर, जैसा आप कहें। वैसे एक बात पूछूं, आप सलब को इतना फेवर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं उसे। हमने साथ बहुत से मैराथन इवेंट में भाग लिया है। या तो वह
जीतता था वहीं हमें दोस्ती हुई थी। ही इज़ ए नाइस मैन। फिर तो आप अपने दोस्त के मेडिकल बिल में कुछ कंसेशन दिला सकते हैं। देखिए ना मिस्टर विशाल कितने परेशान हो रहे हैं। वैसे मैं भी बिल पेमेंट में शेयरिंग कर सकती हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ का मेन न्यूरो सर्जन हूँ और मेरी ही रिकमेंडेशन पर सर का सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है। डॉक्टर अनिमेश ने हंसते हुए कहा। सुनकर पारोमिता हैरान रह गई। फिर मिस्टर विशाल क्यों मेडिकल बिल पेमेंट के लिए हर्जाना की बात कर रहे थे? यानी ये पैसे वे अपने लिए हड़पना चाहते हैं। और वह मर्डर अटेस्ट वाली बात भी हजम कर गए, वरना एक भाई होने के नाते उनका खून खौल जाना चाहिए था। उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए थी कातिल को पकड़ने की। कहीं वे खुद ही तो। पारोमिता एक और सवाल से घिर गई थी। 2 दिन बाद जब पारोमिता अस्पताल आई तो एक नया ही नज़ारा देखने को मिला। विशाल से कतरने वाली शैली आज कैंटीन के कोने वाली सीट पर उसके साथ बैठी कॉफ़ी पी रही थी। पारोमिता खुद को छिपाते हुए उनके सामने वाली सीट पर जा बैठी ताकि उनकी बातें सुन सके। भैया, हम एक दूसरे को प्यार करते थे और 2 महीने पहले ही हमने कोर्ट मैरिज की थी। सलब आपको बताना चाहता था पर वह डर रहा था कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। देखिए हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, शादी की फ़ोटो, सारे प्रूफ है मेरे पास। मैं सच में उनकी पत्नी हूँ, शैली भरे गले से कह रही थी और विशाल हैरानी से सारे डॉक्यूमेंट उलट पलट कर देख रहा था। शैली पर यकीन करने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। ठीक है, वैसे भी सलब कभी कहाँ मुझसे कुछ पूछ कर करता है। माँ पापा के जाने के बाद वह अपने मन का मालिक हो गया। विशाल बड़बड़ाया। देखिए मैं जानती हूँ आप सलब की कंपनी से मोटा हर्जाना लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह मिलता है तो बीवी होने के नाते उस पर मेरा भी हक बनता है। विशाल को झुका देख के शैली ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी, जिसे सुनकर वह बौखला गया। ऐसे कैसे तुम्हारा हक बनता है? वैसे भी तुम तो पहले से ही उसके फ्लैट पर बैंक अकाउंट्स पर कब्जा किए बैठी हो। कौन से बैंक अकाउंट और फ्लैट? हम रेंटेड फ्लैट में रहते हैं और उसकी कोई सेविंग नहीं है। सारे पैसे तो वह आपके बिजनेस लॉस को रिकवर करने के लिए लगा दिया करता था। शैली ने आवाज़ ऊंची की तो विशाल भी फट पड़ा। झूठ है ये, उसने साल भर पहले ही अपना फ्लैट लिया है और मैंने उससे कभी कोई फाइनेंस मदद नहीं ली। वह ऐसे झूठ बोलेगा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। शैली बिलबिला गई। मगर मैंने जब भी उससे कुछ पैसे मांगे वह यही कहता कि मेरे पास पैसे नहीं बचते, फ्लैट का रेंट देना है, बाकी खर्चे हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत सैलरी से बचता है वह आपको बिजनेस जमाने के लिए दे देता है। उन दोनों की बातें सुन पारोमिता को यकीन हो चला था कि शैली ही सलब की पत्नी है जिसे उसने दुनिया से छिपा कर रखा था। मगर रितेश से क्यों उससे आशा कर रहा था? पारोमिता ने रितेश को फ़ोन किया और एक बार शैली के बारे में बताया। सुनकर रितेश चौंक पड़ा, मगर जब
2 हफ्ते पहले मैंने उसे सलब के फ्लैट पर देखा था तो सलब ने बताया था कि ये आयशा है, मेरी दोस्त, मेरे साथ फ्लैट शेयर करती है। भला वह मुझसे क्यों झूठ बोलता? पारोमिता गुत्थियों को जितना सुलझाना चाह रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। इसी कश्मकश में वह 3-4 दिन हॉस्पिटल नहीं गई। वैसे भी अब उसका सलब से पूरी तरह विश्वास उठ चुका था, पर आज जब डॉक्टर अनिमेश का फ़ोन आया तो वह हॉस्पिटल जाने के लिए मना नहीं कर सकी। आज रूम में सलब के सिवा और कोई नहीं था। पारोमिता उससे एकटक देखने लगी। सलब का मासूम चेहरा देख उसका दिल चाह रहा था कि उसे बाहों में भर प्यार कर ले, लेकिन दिमाग कुछ और ही गुबार समेटे था जो बाहर रिसने लगा। यू नो सलब, तुम्हारी यह हालत तुम्हारे अपने कर्मों का ही फल है। तभी तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे बारे में सोचे। तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीवी, सबको तुम्हारे पैसों की पड़ी है, तुम्हारी नहीं। तुम मुझे धोखा दे रहे थे ना? देखो आज तुम्हें तुम्हारे अपनों से ही धोखा मिल रहा है। पारोमिता भरी आंखों से वहां से जाने को मुड़ी तो पीछे से एक आवाज़ सुन उसके कदम ठिठक गए। मेरा प्यार धोखा नहीं है। आई रियली लव यू मीता। मीता यह नाम सलब ने दिया था उसे। उसके निजी क्षणों में वह उसे इसी नाम से पुकारा करता था। फिर से यह नाम सुन पारोमिता हैरत, खुशी, गुस्से की मिलीजुली भावनाओं से भर गई। वह पलटी तो सलब उसे ठहरी नज़रों से देख रहा था, जिनमें उसके लिए बेतहाशा प्यार झलक रहा था। ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। पीछे खड़े डॉक्टर अनिमेश मुस्कुरा रहे थे। पारोमिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। एक्चुअली सलब कल रात ही कोमा से बाहर आ गया था, मगर वह आपको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए चुप रहा। लेकिन डॉक्टर, अब तो यह रहस्य खोल दीजिए कि मेरी यह हालत किसकी वजह से हुई। सलब ने रिएक्ट की। बताना क्या है, खुद ही देख लो। वह कैसे? दरअसल जब मुझे मर्डर की साजिश का शक हुआ तो मैंने उसी दिन इस कमरे में कैमरे और हाई क्वालिटी इस रिकॉर्डर लगवा दिए थे, ताकि जो भी यहाँ आए, जो भी बात हो, वह सब रिकॉर्ड हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह इंसान इसे देखने यह जिंदा देख दोबारा मारने ज़रूर आएगा। तो ऐसा हुआ? हाँ हुआ। डॉक्टर अनिमेश ने पारोमिता और सलब के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग चला दी। एक क्लिप में दिखा कि आयशा उर्फ शैली रूम में आई और सलब का हाथ पकड़कर रोने लगी। सलब, यह लड़की कौन है, शैली या आयशा? यह खुद को तुम्हारी पत्नी बताती है, सारे प्रूफ भी है इसके पास। क्या? सुनकर सलब चौंक पड़ा। यह आयशा है और सिर्फ मेरी एक दोस्त है। यह अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती थी। उन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ तो रहने की जगह ढूंढ रही थी। फाइनेंशियली क्राइसिस में भी थी, इसलिए मैंने दोस्ती के नाते इसे कुछ समय के लिए अपने फ्लैट में रहने को बोल दिया था। इससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ नहीं है, मगर रितेश तो इसे तुम्हारा लिव इन पार्टनर बता रहा था। आयशा को मेरे फ्लैट पर देख उसने ऐसा सोच लिया होगा। बट बिलीव मी, यह सच नहीं है। और आजकल नकली
मैरिज सर्टिफिकेट और झूठे फ़ोटो बनवाना कौन सी बड़ी बात है, सलब ने क्लियर किया। वे आगे की रिकॉर्डिंग देखने लगे। आयशा रोते रोते कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो सलब, यह सब मेरी ही वजह से हुआ है, मगर गलती से वो प्रोटीन ड्रिंक मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए तैयार किया था ताकि वो कमीना मर जाए। उसके जिस ट्रेनर की मदद से मैं ये उसे पिलाने वाली थी, मगर उस दिन तुम जल्दी घर आ गए और गलती से अपना ड्रिंक समझकर उसे पी गए। बिलीव मी, ये महज एक्सीडेंट था। तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मेरी इतनी मदद की, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। यह सुनकर सलब के होश उड़ गए। ये भगवान, यह सब आयशा का किया धरा था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन आयशा दोबारा उसके रूम में आई। इस बार वह थोड़ी नॉर्मल दिखी। सलब, वह मेरा जिस ट्रेनर फ्रेंड कर रहा था कि वह ट्रेन इतनी हैवी है कि तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए मुझे बहुत अफसोस है। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, एक बात के लिए और माफ़ कर देना। मुझे तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए तुम्हारी पत्नी होने का नाटक करना पड़ेगा। मेरे पास यही एक तरीका है, अपने फाइनेंशियली क्राइसिस से उभरने के लिए। यकीन मानो, जब मैं तुमसे कभी उस दूसरी दुनिया में मिलूंगी तो चाहे जो सज़ा दे देना, मगर अभी मेरे लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। सुनकर सलब गुस्से से बड़बड़ाने लगा। मुझे पहले ही उसके चाल चलन पर शक हो रहा था। जब देखो बहाने बनाकर पैसे मांगती रहती थी। पहले तो मैं देता रहा, मगर फिर मैं भी बहाने बनाकर टालने लगा कि रेंट भरना है, भैया को देने हैं। मगर यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस भोली सूरत के पीछे एक कातिल छिपी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डॉक्टर अनिमेश की रहस्यमयी मुस्कान में कुछ और राज छिपे थे जो सलब और पारोमिता को जानने थे। अगली रिकॉर्डिंग में विशाल सलब के पास बहुत परेशान बैठा था और उसकी सलामती की दुआ कर रहा था। तभी वहां पर रितेश आया और सहानुभूति दिखाते हुए सलब के हालचाल पूछने लगा। वह विशाल को भड़काने लगा कि पैसे सलब को उसकी फीमेल बॉस ने अपने जाल में फंसाया हुआ है और वह उसका फ़ायदा उठा रही है। साथ ही प्रमोशन के नाम पर उससे वर्क प्रेशर में लादा हुआ है। इसी कारण उसका ये हाल हुआ। रितेश ने ही विशाल के कान भरे कि अगर वह कंपनी पर और उसकी बॉस पर केस कर दे तो उसे करोड़ों का हर्जाना मिल सकता है। साथ ही वह विशाल को आश्वासन भी दे रहा था कि वह उसके लिए पर्याप्त सबूत जुटा देगा और उन सबूतों को इतना वायरल कर देगा उसका केस बहुत सॉलिड हो जाएगा। यह देखकर तो पारोमिता और सलब के पैरों तले की ज़मीन निकल गई। बास्टर्ड कहीं का, मेरे पास मेरा वेल विशर बने कर आया था और कितना कमीना निकला। ज़रूर वह मफर्ड फोटोज़ भी यही वायरल कर रहा था। मैं आज ही ये इनपुट साइबर क्राइम ऑफिसर को दे दूंगी। पारोमिता गुस्से से फुफकारने लगी। रिकॉर्डिंग में आगे वह विशाल से डील कर रहा था कि उसकी मदद से उसे जो मोटा हर्जाना मिलेगा उसमें से 1 करोड़ उसका हिस्सा होगा। साथ ही यह भी कि
उसका कहीं नाम नहीं आना चाहिए, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। काफ़ी समझाने के बाद विशाल उसकी बात मान गया। काफ़ी कुछ क्लियर हो गया था, मगर सलब को यह सवाल खाए जा रहा था कि उसका बड़ा भाई ब्याज अपराधी को ढूंढने के सिर्फ हर्जाने के पैसे के पीछे क्यों पड़ा था। इसका जवाब भी है मेरे पास। डॉक्टर अनिमेष बोले, तुम्हारे भैया बिजनेस लॉस के कारण पूरी तरह से कर्ज से डूबे हुए हैं। ये बात उन्होंने मुझे बताई थी कि वे हॉस्पिटल का बिल चुकाने की हालत में बिल्कुल नहीं है, इसलिए अगर सलब के बचने के चांस नहीं है तो वह उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दे। तब मैंने उन्हें समझाया था कि सलब की ट्रीटमेंट की चिंता मुझ पर, शायद इसीलिए उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करने के बजाय इस स्थिति को अपने कर्ज उतारने के लिए यूज करना ज़्यादा बेहतर समझा। चलो फाइनली सब क्लियर हुआ, और सबसे बड़ी बात, सलब ठीक हो गया। नहीं, अभी भी कुछ है जो तुम्हें देखना है। डॉक्टर अनिमेष ने अगली रिकॉर्डिंग चला दी। रितेश एक बार फिर सलब के कमरे में आया था। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। वह सलब के पास आकर बुदबुदा रहा था, मेरे दोस्त, अब मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। तुम मुक्त हो जाओ, तुम्हारी मुक्ति में सभी की भलाई है, विशाल भैया की, आयशा की और मेरी भी। तुम जाओगे तो मुझे तुम्हारे भाई से 1 करोड़ मिलेंगे। आयशा को भी अपने झूठ की कुछ तो कीमत मुझे देनी ही होगी। ये दुनिया रहने लायक नहीं है दोस्त, यहाँ सब फरेबी हैं। तुम जाओ, तुम्हारी दुनिया में जो ज़रूर यहाँ से बेहतर होगी। कहते हुए उसने सलब के लाइफ सपोर्ट सिस्टम का स्विच बंद कर दिया और वहाँ से निकल गया। अनिमेष का असिस्टेंट, जो हर वक्त कैमरे पर नज़र रखे हुआ था, उसने तुरंत वहां आकर वह स्विच ऑन कर दिया था। अब सब कुछ साफ था। इतने हादसे से गुजर सलब बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था। बीमारी से ज़्यादा तकलीफ अपनों का यह रूप देखकर हो रही थी, मगर पारोमिता के प्यार भरे स्पर ने उससे संभाल लिया। वह उसके कंधे पर सिर रखकर रो पड़ा तो वह भी पिघल गई। कोई और हो या ना हो सलब, तुम्हारी मीता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा साया बनकर, तुम्हारी दोस्त बनकर। और हम सफ़र भी बहुत नेक विचार है। पारोमिता जी, आपका इस पर टिके रहिए। अब मैं आप दोनों को कुछ स्पेस देता हूं और पुलिस को कॉल कर देता हूं, ताकि जो भी लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं उन्हें अपने किए की सज़ा ज़रूर मिले। एक बात और, रूम से कैमरा हटा दिया गया है, अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, सो कैरी ऑन। डॉक्टर अनिमेष हंसते हुए रूम से बाहर चले गए। सलब और उनकी मीता फिर एक बार एक दूसरे की बाहों में डूब गए, फिर कभी अलग ना होने के लिए।